हेलो एवरीवन। टीओसी में हम लोग अभी अपने लास्ट चैप्टर पे चल रहे हैं, दैट इज ट्यूरिंग मशीन्स एंड डिसाइडेबिलिटी। टोटल 7 टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू सिलेबस में आपको कंप्लीट करा चुका हूं। अब मैं 8th टॉपिक डिस्कस करूंगा आपके साथ, दैट इज प्रॉब्लम, इंस्टेंस ऑफ प्रॉब्लम, रिलेशन बिटवीन प्रॉब्लम एंड लैंग्वेज एंड सो ऑन। ये सब कुछ हम इस लेक्चर में देखेंगे। अगर आपने मेरा सिलेबस का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज एक बार सिलेबस का वीडियो देख लो। मैंने चैप्टर 3 दैट इज ट्यूरिंग मशीन्स एंड डिसाइडेबिलिटी का एक सिलेबस का वीडियो अपलोड किया था। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था किस सीक्वेंस को मैं फॉलो करूंगा, मतलब कौन सा टॉपिक हम लोग कब पढ़ेंगे। प्रॉपर सीक्वेंस में मैंने आपको टॉपिक्स लिख के बताए थे, तो उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। 7 टॉपिक्स कंप्लीटेड है, 8th टॉपिक में अब आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ओके जी। तो वही बात है, ये सब मैंने लिखा हुआ है तो मैं ये सब आराम से आपको बता दूंगा। पहले हम लोग फ्री स्टाइल से चलते हैं और एक बार मैं आपको सब कुछ अच्छे से समझा देता हूँ। उसके बाद आप सिर्फ सुनते जाना अभी, ठीक है। अभी कुछ लिखना मत, लिखने के लिए मैं आपको टाइम दूंगा आराम से। ये सब जो कुछ लिखा हुआ है इस सब चीजों को आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अभी जो मैं बोलूंगा प्लीज आराम से फटाफट सुनते जाओ, ठीक है। और वही बोलूंगा जो यहाँ सब लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा फ्री स्टाइल से चलेंगे ना, चीजें आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगी। देखो भाई, सबसे पहली बात आएगी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। देखो प्रॉब्लम क्या है, इनफॉर्मली मैं कह सकता हूँ प्रॉब्लम रेफर्स टू क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि इज द गिवन ग्राफ हैमिल्टोनियन, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो जैसे हैमिल्टोनियन ग्राफ प्रॉब्लम, इसको मैं नाम दे दूंगा हैमिल्टोनियन ग्राफ प्रॉब्लम, हैमिल्टोनियन ग्राफ प्रॉब्लम, ठीक है। तो इज द गिवन ग्राफ हैमिल्टोनियन, तो कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम का नाम हो गया जी ग्राफ हैमिल्टोनियन प्रॉब्लम। अच्छा जी, इज द गिवन ग्रामर एम्बिगुअस, तो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर की बात करता हूँ कि इज द गिवन कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर एम्बिगुअस, तो हो जाएगी जी एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम ऑफ सीएफजी, ठीक है जी, एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम ऑफ सीएफजी। ओके, ऐसे ही कि ये हो जाएगा कि डज द गिवन टू एफए एक्सेप्ट द सेम लैंग्वेज, तो ये हो जाएगा जी इक्विवेलेंस प्रॉब्लम ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस, इक्विवेलेंस प्रॉब्लम ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस एंड सो ऑन, ठीक है। तो इनफॉर्मली हम क्या कह सकते हैं, प्रॉब्लम क्या होती है, अभी प्रॉब्लम रेफर्स टू क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चंस लाइक इज द गिवन ग्राफ हैमिल्टोनियन, इज द गिवन ग्रामर एम्बिगुअस, इज डज द गिवन टू एफए एक्सेप्ट द सेम लैंग्वेज, तो ये हो जाएगी इक्विवेलेंस प्रॉब्लम ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस एंड सो ऑन। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको प्रॉब्लम एक्जेक्टली क्या है। तो प्रॉब्लम इज नथिंग बट क्वेश्चंस, ठीक है। ओके जी, ठीक है। तो उसको बस हम लिख लेते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब आएगी बात इंस्टेंस ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। तो नेक्स्ट है जी इंस्टेंस ऑफ प्रॉब्लम। देखो इंस्टेंस ऑफ प्रॉब्लम क्या है, इंस्टेंस ऑफ प्रॉब्लम, इंस्टेंस ऑफ प्रॉब्लम मतलब जैसे मैं एक पर्टिकुलर आपको, जैसे देखो ये था ना जैसे हैमिल्टोनियन ग्राफ प्रॉब्लम, तो मैं एक पर्टिकुलर ग्राफ देकर के आपसे पूछूं कि क्या ये ग्राफ हैमिल्टोनियन है, दैट इज नोन एज इंस्टेंस ऑफ प्रॉब्लम। तो ये तो की जनरल बात कि इज द गिवन ग्राफ हैमिल्टोनियन, तो ये एक हैमिल्टोनियन प्रॉब्लम, हैमिल्टोनियन ग्राफ प्रॉब्लम मैंने बोल दी, तो मतलब हम कोई भी ग्राफ देंगे हम पता लगाएंगे कि वो हैमिल्टोनियन है या नहीं है एंड सो। तो ये एक सिंपल प्रॉब्लम हो गई। तो इंस्टेंस ऑफ प्रॉब्लम का मतलब क्या होगा, मैं दे करके आपसे पूछूं, ग्राफ दे करके पूछूं, जैसे एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम ऑफ सीएफजी है, तो मैं आपको एक पर्टिकुलर ग्रामर दे करके पूछता हूं कि क्या ये ग्रामर एम्बिगुअस है या नहीं है। जैसे मैं आपको एक पर्टिकुलर ग्रामर दे देता हूं, ये मैंने ग्रामर दे दिया आपको, है ना, एएस और एसएस और नल, तो ये ग्रामर क्या एम्बिगुअस है, ठीक है। आप बोलोगे हाँ जी है, ठीक है। तो ये एक इंस्टेंस होगा, थोड़ा अच्छा बोले तो ये होगा जी यस इंस्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। ऐसे ही अब आपको मैं ये ग्रामर दे देता एएस और नल, ठीक है। तो एएस और नल ये ग्रामर मैंने दे दी, तो ये क्या हो जाएगा जी नो इंस्टेंस ऑफ प्रॉब्लम। तो इंस्टेंस का मतलब क्या हुआ, एक पर्टिकुलर ग्रामर दे करके पूछो, ठीक है। ये तो जनरल बात होगी, जैसे हैमिल्टोनियन ग्राफ प्रॉब्लम, तो एक जनरल बात होगी कि हाँ जी गिवन ग्राफ इज हैमिल्टोनियन और नॉट। लेकिन अब मैं आपको एक पर्टिकुलर ग्राफ दे करके पूछूं कि क्या ये हैमिल्टोनियन है। अच्छा, हैमिल्टोनियन के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको आगे ग्राफ थ्योरी में बताऊंगा, उसकी अभी टेंशन मत लेना कि हैमिल्टोनियन क्या होता है, सर ने तो बताया नहीं है, अभी से बात की मत सोचना, ठीक है। मैं सिंपल आपको प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं, कि प्रॉब्लम एक्जेक्टली क्या है, ठीक है। तो हैमिल्टोनियन वाली बात को आप ऐसे से हटा दो, अगर आपको टेंशन आ रही है तो इसको गोली मारो, हटाओ इसको, ठीक है। हाँ जी, इक्विवेलेंस प्रॉब्लम ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस, तो वही बात होगी कि दो एफए गिवन है और आपको बताना है कि क्या ये दोनों एफए सेम लैंग्वेज एक्सेप्ट करवा रहे हैं क्या, ठीक है। तो इक्विवेलेंस प्रॉब्लम ऑफ रेगुलर लैंग्वेज हम इसको बोल सकते हैं, रफली मैं बोल रहा हूँ सारी बात, ठीक है। हाँ जी, तो फिर अब मैं दो एफए दे करके आपसे पूछूं कि क्या ये दोनों एफए सेम लैंग्वेज एक्सेप्ट करवा रहे हैं क्या। अगर वो करवा रहे होंगे तो वो यस इंस्टेंस हो जाएंगे, अगर नहीं करवा रहे होंगे तो वो नो इंस्टेंस ऑफ प्रॉब्लम हो जाएंगे। आई थिंक समझ में आ गया सबको, ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया जी इंस्टेंस ऑफ प्रॉब्लम। इंस्टेंस ऑफ प्रॉब्लम के बाद अब आएगी बात रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड प्रॉब्लम, ठीक है। बार बार बता रहा हूं, अभी नोट डाउन मत करना भाई, ठीक है। नोट डाउन करने का मैं आपको टाइम दूंगा, और ये सब मैं बहुत रफली लिख रहा हूं, सारा नीट एंड क्लीन अच्छे से अलग अलग पेन यूज करके मैंने यहाँ सब लिखा हुआ है, नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ, तो आप टेंशन मत लेना इस बात की, ठीक है। चलो ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड प्रॉब्लम,
ठीक है। तो प्रॉब्लम तो हमने सिंपल देख ली, जैसे जो भी प्रॉब्लम्स की हम बात कर रहे थे, तो टीओसी की भाषा में हम उसको लैंग्वेज स्टाइल में कैसे लिखें, तो वो मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो लैंग्वेज क्या होती है भाई, लैंग्वेज होती है जी ऑल यस इंस्टेंस ऑफ प्रॉब्लम। लैंग्वेज क्या होती है भाई, ऑल यस इंस्टेंसेस ऑफ प्रॉब्लम, यस इंस्टेंसेस ऑफ प्रॉब्लम एनकोडेड इन बाइनरी, एनकोडेड इन बाइनरी, बाइनरी में एनकोड करके आपने रखा हुआ है। ठीक है, अब जैसे मैं हैमिल्टोनियन वाली बात है, तो पता नहीं क्यों मेरे मन में बार बार हैमिल्टोनियन आ रहा है, पर ठीक है कोई बात नहीं। अगर मैं हैमिल्टोनियन ग्राफ प्रॉब्लम लेता हूं, तो उसकी लैंग्वेज क्या होगी भाई, लैंग्वेज में क्या बोलूंगा जी, G1 कोई ग्राफ है जिसमें हैमिल्टोनियन सर्किट है। ठीक है, तो वो क्या होता है, अभी उसको मारो गोली भी मैं उसमें नहीं घुसता। ठीक है, G2 G3 ऐसे ही कोई G10 ग्राफ है, कोई G15 ग्राफ है, डॉट डॉट ऐसे कुछ ग्राफ्स हैं जो कि हैमिल्टोनियन है। तो उन जो भी हैमिल्टोनियन होंगे ना, उन सबको मैंने उठा उठा के लिख लिया। ठीक है, तो ये हमने बना दी लैंग्वेज। अब साथ साथ मैंने बोला ग्राफ कैसे होने चाहिए, एनकोडेड इन बाइनरी होना चाहिए। तो ग्राफ एनकोडेड इन बाइनरी कैसे होता है वो आपको पता है, एडजेंसी मैट्रिक्स है आपके पास, ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन नहीं है क्या, एडजेंसी मैट्रिक्स, उसको वही बात है, जैसे जो भी मैट्रिक्स बना होगा 2D एरे है ना, उसको 1D एरे लिखते चले जाना, उसको एक बड़ा स्ट्रिंग सा बना देना, एंड सो ऑन। तरीके बहुत सारे हैं, उसको मारो गोली। मेन बात क्या है कि आप किसी भी ग्राफ को बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जानते हो ना भाई, बस ठीक है, बात खत्म हमारी। रफली आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, हाँ जी, तो ठीक है जी। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ग्राफ का बाइनरी वर्जन उठा उठा के लिखते चले जाना, तो वो हो जाएगी जी हमारी लैंग्वेज। और ऑब्वियसली दैट लैंग्वेज विल बी व्हाट, दैट लैंग्वेज विल बी सबसेट ऑफ 0+1 का होल स्टार। तो अगर हम मान के चलते सिग्मा है हमारे पास 0,1, हम सारा कुछ बाइनरी में ही करेंगे। ठीक है, ये हमारी असम्पशन चलेगी। सिग्मा हमारा 0,1 है, तो L विल बी सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार। तो वही हमारी टीओसी की भाषा वाली बात आ गई कि नहीं आ गई, 0+1 का स्टार का सबसेट होगा, दैट इज नथिंग बट L इज सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार। तो सारे ग्राफ उठाए हमने, जो भी यस इंस्टेंसेस थे, मतलब जिसमें भी हैमिल्टोनियन सर्किट था, उन सबको मैंने उठाया और उनका बाइनरी वर्जन करा और इसकी एक लैंग्वेज उठा के बना दी, एंड दैट लैंग्वेज विल बी योर लैंग्वेज कॉरेस्पॉन्डिंग टू हैमिल्टोनियन ग्राफ प्रॉब्लम। ठीक है, ऐसे ही ये जो ग्रामर है आपका, एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम ऑफ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं इसकी एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम, ठीक है, रफली मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, बस ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम ऑफ सीएफजी, हाँ जी, तो इसके लिए आपको फिर जो सीएफजी है वही बात है, मैं क्या बोलूंगा, लैंग्वेज क्या होगी भाई, ऑल दी यस इंस्टेंसेस ऑफ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर्स, मतलब जो भी एम्बिगुअस कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर्स आपको नजर आती हैं, उन सबको उठा उठा करके लैंग्वेज में लिख देना, वो हो जाएगी हमारी लैंग्वेज। समझ में आ गया। तो जो भी आपके पास जो भी एम्बिगुअस कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर्स हैं, थोड़ा अच्छे से बोले तो, और वही बात है, ग्रामर कैसे लिखोगे भी, एनकोडेड इन बाइनरी, प्लीज ये बात ध्यान रखना। मैं ऊपर अभी आपको थोड़ी पहले बताया था, देखो भाई लैंग्वेज क्या होती है, ऑल यस इंस्टेंसेस ऑफ प्रॉब्लम एनकोडेड इन बाइनरी, बाइनरी में एनकोड करके रखना है। हाँ जी, तो फिर आपके मन तो समझ में आ गया ना भाई। एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम ऑफ सीएफजी के लिए लैंग्वेज क्या होगी भाई, लैंग्वेज में क्या होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ इंग्लिश में, ऑल यू कैन से ऑल एम्बिगुअस सीएफजीज, all ambiguous CFGs encoded in binary, एनकोडेड इन बाइनरी, बाइनरी में एनकोड करके रख देना सारी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर्स को। अब बाइनरी में एनकोड कैसे करोगे, ये थोड़ी सी आपके मन में टेंशन आ सकती है, तो मैं रफली हिंट दे देता हूं, ज्यादा मैं डिटेल में नहीं घुसूंगा, इतना हमारे को रिक्वायर्ड भी नहीं है। रफली देखो मैं हिंट कैसे देता हूं आपको, जैसे आपके पास ग्रामर है, से एस इंप्लाइज से ए एस बी और से ए बी, ऐसे करके ग्रामर है। तो आप क्या करते हो ना भाई, हम अपने हिसाब से ना कुछ कुछ नोटेशंस बना लेते हैं। ठीक है, जैसे हम एस के लिए बाइनरी नंबर देंगे कोई, से हम दे देते हैं 0। ठीक है, अच्छा अब ऐसे मैं समझाता हूं आपको, नॉन टर्मिनल को हम लोग 0 से रिप्रेजेंट करवाएंगे। ठीक है, तो जैसे नॉन टर्मिनल 1 होगा, तो नॉन टर्मिनल अगर 1 है, जैसे एस है, ठीक है, तो हम उनको भी ना फिर नंबर से देना शुरू कर देंगे, जैसे एस कैपिटल ए कैपिटल बी, वो सब छोड़ो, थोड़ा सा सिंपल काम करने के लिए हम S1 S2 S3 ऐसे लेना शुरू कर देंगे। ठीक है, हाँ जी, तो S1 को मैं लिखूंगा सिंगल 0 से, S2 को मैं लिखूंगा डबल 0 से, S3 को मैं लिखूंगा ट्रिपल 0 से, डॉट 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 ऐसे चलता रहूंगा। ठीक है जी, अच्छा जी, उसके बाद फिर टर्मिनल्स को मैं कैसे रिप्रेजेंट कराता हूं भाई, 1 फॉलोड बाय 0 से, 1 एक के पीछे जीरोस लगाएंगे हम लोग। ठीक है, 1 फॉलोड बाय जीरोस। ठीक है, जैसे अब नॉन टर्मिनल नंबर 1 A1 होगा वो, तो A1 को मैं रिप्रेजेंट कराऊंगा जी 1 0 से, A2 को मैं रिप्रेजेंट कराऊंगा 1 फॉलोड बाय 2 जीरोस, क्योंकि ये 2 था ना, तो A2 हो गया। A3 क्या हो जाएगा जी 1 ट्रिपल 0, डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो बस अब देखो ये जो आपने लिखा था ना, S इंप्लाइज AS B और AB, तो B को आप इस A को A1 ले लेना, B को A2 ले लेना, इसमें क्या टेंशन है। तो मैं इसको पहले अपने स्टाइल से लिखूं, मैं इसको अपने स्टाइल से ऐसे लिखूंगा, S1 इंप्लाइज A1 S1 A2 और A1 A2। ठीक है, हाँ जी, तो बस अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसकी बाइनरी एनकोडिंग करके दिखा दूंगा आपको। S1 है शुरू में, तो S1 को मैंने देखो क्या लिखा हुआ है भाई, 0 लिखा हुआ है। 0 के बाद फिर मैं सेपरेटर लगाऊंगा, क्योंकि अब हमारे को मतलब मूव लिखना है, तो सेपरेटर डबल 1 ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद फिर अब मैं क्या लिखूंगा जी, A1 आ रहा है, A1 को हमने क्या लिखा था जी 1 0,
फिर S1 आ रहा है, वही बात थी, 0 थी, तो अब वही सेपरेटर बीच में डाल देना है, ठीक है। तो यू कैन से डबल 1 इज द सेपरेटर, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर A2 आ रहा है, तो A2 आ रहा है तो फिर एक सेपरेटर लगाएंगे, और A2 के लिए हमने क्या लिखा हुआ था जी, 100 एंड सो ऑन। प्लीज मैं बिल्कुल रफली बोल रहा हूँ, इतना घुसूंगा ना डिटेल में, कोई फायदा नहीं होना इन सब चीजों का, क्योंकि हर एक मतलब आदमी अपनी अपनी बाइनरी करने का तरीका बना सकता है, जो जैसे आपका मन करे। अब मैंने यहाँ पे 0 से रिप्रेजेंट करवाया, आप 1 से रिप्रेजेंट करवा लेते, जो आपका मन करे, जैसे आपका मन करे। मेन बात, मैं सिर्फ आपको एक दिल से फीलिंग देना चाहता हूं कि दिस इज पॉसिबल, बस इतना आपको पता होना चाहिए। मैं ग्रामर का बाइनरी लिख सकता हूं, दैट्स इट। बस कोई भी दुनिया की ग्रामर दे दो, मैं उसका बाइनरी आपको लिख करके दिखा दूंगा। मैंने रफली आपको समझा दिया कि नॉन टर्मिनल्स को हम 0 से दे रहे हैं, टर्मिनल को हम लोग 1/0 से दे रहे हैं, और जो भी प्रोडक्शन रूल्स आएंगे हम उसके हिसाब से लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो वही बात है, अब जो एरो था उसके लिए आपको सेपरेटर देना है, मतलब वो एरो क्या कैसे रिप्रेजेंट कराना है वो आपकी मर्जी है, ठीक है। फिर टर्मिनल नॉन टर्मिनल कैसे रिप्रेजेंट करना है वो आपकी मर्जी है। मेन बात क्या है, मैं बाइनरी दे सकता हूं, बस दैट्स इट। ज्यादा मेरे से मत बोलो, टाइम बर्बाद होगा, कुछ नहीं। मैंने सिर्फ आपको हिंट दे दिया कि दिस इज पॉसिबल, बस इतना पता होना चाहिए आपको, ठीक है जी। तो पॉसिबल है ना, बस मेरे को इतना बताओ, बस आपसे दिल से हाँ नहीं चाहिए और कुछ नहीं, क्योंकि इसमें कुछ नहीं आना, टाइम बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। कुछ नहीं आने इन द सेंस मतलब गेट एग्जाम आपसे बाइनरी थोड़ी करा के देखेंगे कंटेक्स्ट ग्रामर की, बिल्कुल नहीं करवाएंगे आपसे बाइनरी। क्यों करवाएंगे भाई? तो अगर करवानी भी होगी ना उनको बाइनरी, कंटेक्स्ट ग्रामर की बाइनरी करवानी होगी, तो आपको प्रॉपर रूल रेगुलेशन बताएंगे कि एस को मैं इससे रिप्रेजेंट करवा रहा हूँ, एरो को मैं इससे रिप्रेजेंट करवा रहा हूँ, एंड सो ऑन। अगर उन्होंने वो सब बता दिया तो फिर क्वेश्चन बचा ही क्या? फिर तो आप एक झटके में करके दिखा दोगे। बाइनरी करना है क्या? सिर्फ कॉपी पेस्ट करना होगा। एस के लिए उसको S1 के लिए आपको 0 बता देगा, तो आप 0 लिख दोगे, एंड इसमें क्या टेंशन है भाई, कोई भी बता देगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर उसने आपको प्रॉपर रूल रेगुलेशन बता दी कि एरो को मैं ये नंबर से रिप्रेजेंट कराता हूँ, एस को मैं ये नंबर से रिप्रेजेंट कराता हूँ, ए को मैं ये नंबर से रिप्रेजेंट कराता हूँ, एंड सो ऑन, तो फिर बताइए क्या क्वेश्चन में, आप तो एक झटके में इसको सॉल्व कर दोगे, ठीक है। बस वैल्यू पुट कर जाओगे, आंसर आता चला जाएगा। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग, है ना? एरो के लिए जो दिया होगा, एस के लिए जो दिया होगा, एंड सो ऑन। तो मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है जी। तो मेन बात क्या है, हम उसकी बाइनरी वर्जन लिख के दिखा देंगे आपको बस, ठीक है। तो हर एक ग्रामर की बाइनरी वर्जन आएगी, तो जो एम्बिगुअस ग्रामर्स होंगी उन सबका बाइनरी वर्जन मैं कॉमा डाल के लिखता चला जाऊंगा, और ये हमारी लैंग्वेज हो जाएगी। आई थिंक आप समझ पा रहे हो। ऑब्वियस बात है, इनफाइनाइट लैंग्वेज है तो मैं सारी लैंग्वेज तो डिस्कस कर नहीं पाऊंगा, बट आपको मैं तरीका समझा दिया, तो ये समझ में आ गया भाई लैंग्वेज क्या होगी कॉरेस्पॉन्डिंग टू एम्बिगुइटी प्रॉब्लम ऑफ कंटेक्स्चुअल ग्रामर्स। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। तो मतलब जो भी प्रॉब्लम अब इतनी मेरे से बात करो, जो भी प्रॉब्लम आप दोगे मैं उसकी आपको एक यू कैन से एक बाइनरी लैंग्वेज बना करके दे दूंगा, और उस बाइनरी लैंग्वेज में क्या होगा, ऑल द यस इंस्टेंसेस ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। आई थिंक चलो समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है जी। अच्छा अब देखो, अब मैं आपको एक छोटी सी बात और बताता हूं। जो भी हम लोग टीओसी में प्रॉब्लम्स की बात करेंगे ना भाई, प्रॉब्लम्स एक्चुअली दो टाइप की होती हैं, ठीक है जी। एक होती है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स, ठीक है जी, एक होती है जी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स, और दूसरी होती है डिसीजन प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो हमारे कंसंट्रेशन डिसीजन प्रॉब्लम पे रहेगा भाई, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम पे नहीं रहेगा। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का मतलब होता है फाइंडिंग करना, ढूंढ के देना। लेट मी यूज डिफरेंट कलर, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको समझने में। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, ढूंढो, फाइंड करो। और डिसीजन प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, यस या नो में आंसर आए, मतलब हाँ या ना। जैसे मैं बोलूं कि इज द गिवन सीएफजी एम्बिगुअस, इज द गिवन सीएफजी एम्बिगुअस, ये तो होगी जी डिसीजन प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि इसका आंसर क्या होगा भाई, हाँ या ना। जिस भी प्रॉब्लम का आंसर हाँ या ना आता है, दैट इज डिसीजन प्रॉब्लम। अच्छा अब इसी का ही मैं आपको यू कैन से ऑप्टिमाइजेशन वर्जन दिखाता हूं, ठीक है। तो ऑप्टिमाइजेशन वर्जन मतलब ढूंढ के दिखाना। तो मैं बोलूंगा फाइंड अ स्ट्रिंग, ठीक है, फाइंड अ स्ट्रिंग w belong to lg such that w has 2 or more parse trees। अब बात आई समझ में? तो ये एकदम सेम बात ही तो होगी। तो मतलब ये जो डिसीजन प्रॉब्लम थी उसका ये ऑप्टिमाइजेशन वर्जन हो गया, और ये जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम थी उसका ये डिसीजन वर्जन हो गया। तो घुमा फिरा करके मैं क्या कहना चाहता हूं, हर एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का एक डिसीजन प्रॉब्लम वर्जन होता है, और हर एक डिसीजन प्रॉब्लम का एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम वर्जन होता है। समझ में आ गई बात? मतलब दोनों इंटरकन्वर्टिबल है, मेन बात आपको इतना समझ आनी चाहिए बस, ठीक है। तो इसलिए हम अपने सारी कंसंट्रेशन डिसीजन प्रॉब्लम पे रखेंगे, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को हम लोग टच भी नहीं करेंगे। क्लियर होगी बात एकदम, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? ठीक है जी। तो हमारा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, जब सारी डिसीजन प्रॉब्लम की हमने कहानी करी तो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम अपने आप से बीच में आ चुकी है। क्यों? क्योंकि हर एक डिसीजन प्रॉब्लम के कॉरस्पॉन्डिंग ऑप्टिमाइजेशन है, और हर एक ऑप्टिमाइजेशन के कॉरस्पॉन्डिंग डिसीजन है। बस ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा सबको। ओके जी, ठीक है। तो अब ये जो डिसीजन प्रॉब्लम है ये होती है जी 3 टाइप की। ये जो डिसीजन प्रॉब्लम्स हैं ये है जी 3 टाइप की, ठीक है। कौन कौन सी? एक होती है जी डिसाइडेबल, एक होती है जी सेमी डिसाइडेबल, और एक होती है जी अनडिसाइडेबल। ये 3 टाइप की है।
ठीक है। अच्छा ये क्या है मैं अभी बताता हूँ आपको, लेकिन अभी मेरे को लग रहा है मैंने बहुत कुछ आपको बता दिया, बहुत स्पीड में बोला है। ठीक है, अगर आपको दिक्कत लगे तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके देखो, मैं बार बार चीजें रिपीट नहीं करूंगा। और रादर रिपीट करने से बेटर है कि जो कुछ मैंने अभी आपको सब एक्सप्लेन किया है ना भाई, अगर आपका मन करे तो नोट डाउन करने का, फटाफट थोड़ा नोट डाउन कर लो। कईयों कईयों को बहुत अच्छा लगता है कि जो भी मैं रफ रफ चीजें लिखता हूँ वो भी शायद नोट डाउन करना चाहते हैं, तो आप चाहो तो कर सकते हो भाई। ठीक है, यहाँ तक कर लेना भाई। अच्छा जी, यहाँ तक करने के बाद फिर एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम सीएफजी यहाँ तक कर लेना नोट डाउन। ठीक है, उसके बाद ये डिसीजन प्रॉब्लम यहाँ तक कर लो। चलो ठीक है, अब आओ वापस नोट्स पे, फटाफट से नोट्स पढ़ता हूँ मैं आपके सामने, आप उनको नोट डाउन कर लेना क्योंकि वो बिल्कुल फेयर अच्छे से लिखे हुए हैं मैंने, और फिर मैं आगे बढ़ता जाऊंगा धीरे धीरे। ठीक है, हाँ जी देखो भाई, प्रॉब्लम मैंने बताया, देखो इनफॉर्मली प्रॉब्लम रेफर्स टू क्वेश्चंस लाइक डज द गिवन ग्रामर एम्बिगुअस, इज द लैंग्वेज जनरेटेड बाय ग्रामर फाइनाइट, इसको बोल देंगे फाइनाइटनेस प्रॉब्लम। डज टू ग्रामर जनरेट सेम लैंग्वेज, ये इक्विवेलेंस प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो वही बात है, मैंने दो ग्रामर की बात कर दी है, हम एफए की बात कर सकते थे, तो इक्विवेलेंस प्रॉब्लम ऑफ रेगुलर लैंग्वेज हो जाएगी वो, एंड्स ऑन रफली सिर्फ क्वेश्चन में समझाना चाह रहा हूं और कुछ नहीं। ठीक है, तो क्लियर हो गया सबको। अभी और अगर टेंशन आ रही है दिमाग में, बिल्कुल टेंशन मत लो, अभी जब मैं प्रॉपर फॉर्मली इन सब डिफाइन करूंगा प्रॉब्लम्स को तो आपको समझ में आने लग जाएगी बातें। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल कर रहे हैं, टेंशन मतलब बहुत कुछ बताना मैंने आपको, फिर भी अगर आपको लग रहा है कि पेशेंस नहीं आ रही है आपके अंदर, तो देखो मैंने प्रॉपर समझा रखा है। मेंबरशिप प्रॉब्लम क्या है, गिवन लैंग्वेज एल एंड डब्ल्यू बिलोंग, डज डब्ल्यू बिलोंग टू सिग्मा स्टार, डज डब्ल्यू बिलोंग टू एल और नॉट, है ना, ऐसे ही एम्प्टीनेस प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, ऐसी कंप्लीटनेस प्रॉब्लम आ गई, एंड्स ऑन, तो ये सब दिखाने मैंने आपको और बताना है आपको कौन सी डिसाइडेबल है कौन सी अनडिसाइडेबल है, एंड्स ऑन, ये सारी कहानी अभी करनी है, तो टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, जो मैं बोल रहा हूँ बस सुनते जाओ और कुछ नहीं। ठीक है, ओके जी, ठीक है जी, तो ये होगी प्रॉब्लम वाली बात। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया इंस्टेंस ऑफ प्रॉब्लम, अ ग्रामर इज गिवन एंड यू ट्राई टू फाइंड इट, इज इट एम्बिगुअस और नॉट। तो इंस्टेंस ऑफ प्रॉब्लम मतलब एक दे करके मैं पूछा, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था। ठीक है जी, तो इंस्टेंस ऑफ एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम हमने जैसे दे दिया आपको, है ना, तो अ ग्रामर इज गिवन, आपको ग्रामर दे करके मैं पूछ रहा हूँ, तो ये हो गया इंस्टेंस ऑफ एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम। अब इंस्टेंस दो टाइप के होते हैं, यस इंस्टेंस और नो इंस्टेंस। यस इंस्टेंस जैसे लिख करके दिखा दिया, और नो इंस्टेंस ये बता दिया, ये एम्बिगुअस अभी आपको पता है, प्लीज मेरे से मत बोलवाओ, नहीं बता तो कंटेस्टिंग ग्रामर्स के वीडियो देखो, मैं यहाँ पे बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, ओके, नो इंस्टेंस ये भी पता लग रहा है, दिस इज अनएम्बिगुअस ग्रामर, पता लगता होगा आपको इतना, तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ आपको आता है सब। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड प्रॉब्लम, ये मैंने आपको बता दिया, लैंग्वेज इज सेट ऑफ ऑल यस इंस्टेंसेस ऑफ प्रॉब्लम एनकोडेड इन बाइनरी, जो भी यस इंस्टेंसेस है ना प्रॉब्लम के, उनको बाइनरी में एनकोड कर दो, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा प्रॉब्लम अब मैंने तो दो टाइप की बताई थी, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम और डिसीजन प्रॉब्लम। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम मतलब फाइंड द स्ट्रिंग w belong to lg such that it has two or more पास ट्रीज, फाइंडिंग वाली बात। डिसीजन प्रॉब्लम इज द गिवन ग्रामर एम्बिगुअस, तो दोनों एक दूसरे में एक ही तो बात है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एवरी डिसीजन प्रॉब्लम हैज ऑप्टिमाइजेशन वर्जन एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब एवरी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम हैज यू कैन से डिसीजन प्रॉब्लम वर्जन। ठीक है, तो एवरी डिसीजन प्रॉब्लम हैज ऑप्टिमाइजेशन वर्जन एंड एवरी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम हैज डिसीजन प्रॉब्लम वर्जन। तो इसका मतलब क्या हुआ, दीस प्रॉब्लम्स आर इंटरकनेक्टेबल, सभी इंटरकनेक्टेबल है। ठीक है जी, तो देखो भाई डिसीजन प्रॉब्लम तीन टाइप के होते हैं, डिसाइडेबल, सेमी डिसाइडेबल और अनडिसाइडेबल। ठीक है जी, डिसाइडेबल का मतलब अब देखो मैं आपको आगे समझा देता हूँ आगे, है ना। हाँ जी, तो अब वही बात, फटाफट काम करते हैं, फिर आराम से नोट्स पढ़ दूंगा आपके सामने। ठीक है, ये मुझे थोड़ा सा अप्रोच ज्यादा बेटर लगी है, क्योंकि फिर सब चीजों को बार बार बोलना, रिपीट करने से बेटर है कि मैं पहले फटाफट से आपको चीजें समझा दूं, है ना, मैं नोट्स पहले से लिख के रखूं, सारी चीजें आपको समझा दूं, समझाने के बाद फिर नोट्स से सारा कुछ पढ़ दूं, तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर सब कुछ दिमाग में बैठ जाएगा। बच्चे बहुत सारे बोल रहे थे कि सर वीडियोस लंबे लंबे हो रहे हैं, तो उनको छोटा करने का मैंने तरीका अपनाया, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना ये तरीका ठीक है कि नहीं। ठीक है, चलो ठीक है जी, डिसाइडेबल। डिसाइडेबल प्रॉब्लम का मतलब क्या होगा कि जो लैंग्वेज मैंने अभी आपको समझाया ना भाई, लैंग्वेज, है ना, हाँ जी, तो प्रॉब्लम डिसाइडेबल कब होगी, जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग लैंग्वेज हमारी आरईसी आ जाए, आरईसी मतलब रिकर्सिव। अच्छा, सेमी डिसाइडेबल कब होगी, जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग लैंग्वेज हमारी आरई आ जाए, आरई बट नॉट आरईसी, ऑब्वियस ही बात है, आरईसी तो नहीं हो, आरईसी होगी तो फिर तो डिसाइडेबल हो जाएगी। हाँ जी, तो आरई बट नॉट आरईसी। अच्छा, और अनडिसाइडेबल कब आएगी भाई, जब लैंग्वेज कॉरस्पॉन्डिंग टू द प्रॉब्लम इज नॉन आरई, वो आरई भी ना निकले। ठीक है, तब हो जाती है जी अनडिसाइडेबल। बहुत सारी बुक्स सेमी डिसाइडेबल और अनडिसाइडेबल को एक ही बात बोल के अनडिसाइडेबल बोल के भाग जाती हैं, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो हम फिलहाल रादर इस लेक्चर में अनडिसाइडेबल मान के चलेंगे, मतलब सेमी डिसाइडेबल और अनडिसाइडेबल को हम अलग अलग ट्रीट नहीं करेंगे, हम उनको अनडिसाइडेबल ही मान के चलेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी बुक्स ये मानती हैं। बाकी फिर वही बात है, जब मैं राइस थ्योरम पढ़ा दूंगा आपको, तो मैं इनके बीच में थोड़ा और डिफरेंशिएशन आपको करके दिखाऊंगा। अभी फिलहाल मैं ज्यादा बोलूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, तो अभी हम अनडिसाइडेबल ही मान के चलेंगे। ठीक है, तो सिंपल बात इतनी मैं कहूंगा, लैंग्वेज इज प्रॉब्लम इज डिसाइडेबल इफ एंड ओनली इफ लैंग्वेज कॉरस्पॉन्डिंग टू इट इज रिकर्सिव, और प्रॉब्लम इज अनडिसाइडेबल इफ एंड ओनली इफ लैंग्वेज कॉरस्पॉन्डिंग टू इट इज नॉट रिकर्सिव। बस इतनी बात बोल के भाग देना, नॉट रिकर्सिव में दोनों बातें आ जाएंगी, आरई बट नॉट आरईसी और नॉन आरई दोनों आ जाएंगे। ये बात समझ आती है कि नहीं आती है, देखो भाई, आरईसी, ये आरईसी का सेट, उसके बाद ये आरई, और उसके बाद आगे रादर ये सर्कल से दिखाने की जरूरत नहीं है, ये होगी जी हमारी नॉन आरई। ठीक है, तो नॉट आरईसी का मतलब क्या हुआ, ये सारी मतलब क्या हुआ भाई, है ना, तो आरई या नॉन आरई कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब सिंपल बात मैं क्या बोलूंगा, लैंग्वेज इज, ये देखो मैं आपको लिख के दिखाता हूं, तो मैं बोलूंगा एल इज, ये प्रॉब्लम इज डिसाइडेबल
ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, प्रॉब्लम इज डिसाइडेबल, प्रॉब्लम इज डिसाइडेबल इफ एंड ओनली, डबल एरो, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ एल इज रिकर्सिव या एल कॉरेस्पॉन्डिंग टू इट इज रिकर्सिव, शॉर्ट में मैंने लिख दिया, ठीक है, एल कॉरेस्पॉन्डिंग टू इट इज रिकर्सिव। तो इफ एंड ओनली वाली बात होगी ना, तो सीधी सी बात है, इसको फॉल्स करेगा तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। इसको फॉल्स करने का मतलब प्रॉब्लम इज अनडिसाइडेबल, प्रॉब्लम इज अनडिसाइडेबल। लॉजिक वाली कहानी भाई सबको पता है ना भाई, ट्रू ट्रूथ फॉल्स फॉल्स। ये देखो पी डबल इम्प्लीकेशन टू क्यू है, तो अगर ये ट्रू है तो फिर ये ट्रू होगा, ये फॉल्स है तो फिर ये भी फॉल्स होगा। तो वही बात, मैंने इसको फॉल्स करा, तो प्रॉब्लम इज अनडिसाइडेबल, तो इसका मतलब क्या हुआ, एल इज नॉट रिकर्सिव। बस इतनी बात कह के भाग जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो ये इफ एंड ओनली इफ कहने का मतलब यही है कि हमने क्या कर दिया भाई, सेमी डिसाइडेबल अनडिसाइडेबल को एक ही बात बोल दी, दैट इज अनडिसाइडेबल। और बहुत सारी बुक्स ये बात यूज भी करती हैं, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है जी। आप इतनी बात करो, क्योंकि डिसाइडेबल है तो लैंग्वेज रिकर्सिव है, रिकर्सिव है तो इसका मतलब आपको पता है रिकर्सिव लैंग्वेज किससे यू कैन से एक्सेप्ट होती थी, हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन से। तो मैं क्या बोलूंगा जी, हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन है हमारे पास। हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन का मतलब आपको याद होगा, कोई ना कोई एल्गोरिदम है हमारे पास, ठीक है। तो सिंपल बात, प्रॉब्लम डिसाइडेबल कब होती है, जब कोई ना कोई एल्गोरिदम है उसको सॉल्व करने के लिए, मतलब उसका हाँ या ना पता लगाने के लिए हमारे पास कोई एल्गोरिदम है। जो कि ये डिसीजन प्रॉब्लम है ना भाई, डिसीजन प्रॉब्लम मतलब हाँ और ना दो आंसर है, या तो या आंसर यस है या नो है, तो यस और नो दोनों आंसर मेरे पास आते हैं, ठीक है, तब वो होती है डिसाइडेबल। सेमी डिसाइडेबल का मतलब अब आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि आरी है, आरी बट नॉट आरईसी है, तो देयर एग्जिस्ट प्रोसीजर, है ना। तो प्रोसीजर मतलब ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट करती है, तो हाँ तो आएगा, ना में कई बार वो ना कर भी जाएगी और कई बार वो अटक भी जाएगी। वो इंस्टेंस टू इंस्टेंस डिपेंड करेगा हम कैसा इंस्टेंस दे रहे हैं। तो कई बार अगर आपने कोई ऐसा इंस्टेंस दिया होगा वो ना करके भाग भी जाएगी, और कई बार वो अटक भी जाएगी। तो मतलब मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। तो समझ में आ गया भाई, हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन या एल्गोरिथम, और यहाँ पे क्या बोलेंगे, ट्यूरिंग मशीन या फिर प्रोसीजर। ट्यूरिंग मशीन और प्रोसीजर में बहुत गंदा गंदा लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने पीछे सारा फेयर काम किया हुआ, तो वहां मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ स्पीड से काम करो इसलिए थोड़ा गंदा लिख रहा हूँ। और अनडिसाइडेबल का मतलब क्या होगा, कोई प्रोसीजर ही नहीं है मेरे पास, नो प्रोसीजर जो कि यस दे पाए, कोई प्रोसीजर नहीं है जो कि यस आंसर मेरा कर पाए। तो ये ट्यूरिंग मशीन और प्रोसीजर है जो कि यस आंसर तो करेगा, लेकिन नो में वो अटकेगा, कभी दे भी देगा और कभी नहीं भी देगा, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ठीक है जी, किसी भी प्रॉब्लम को डिसाइडेबल कैसे प्रूव करोगे, कोई ना कोई हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन बना दो या कोई ना कोई एल्गोरिथम लिख दो। तो बस सब कुछ छोड़ो, डिसाइडेबल वाली बात बहुत इजी होती है, मैं आपको झटके में सिंपल प्रूव करता हूँ। जिस भी प्रॉब्लम के लिए आप कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम बना सकते हो और हाँ और ना दोनों आंसर आते हैं, दैट इज डिसाइडेबल। जैसे इज द गिवन नंबर प्राइम और नॉट, प्रोग्राम बनाते हो ना भाई कंप्यूटर में, सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाना आता है ना प्राइम नंबर का, और हाँ और ना दोनों आंसर आते हैं ना, प्रॉब्लम डिसाइडेबल है। इज द गिवन नंबर परफेक्ट, हाँ जी, तो परफेक्ट नंबर पता लगाने का तरीका आपको पता है, तो सी में प्रोग्राम बनाते हो, हाँ और ना दोनों आंसर आते हैं, ठीक है जी, ये डिसाइडेबल है। इज द गिवन टू लाइंस पैरेलल, हाँ जी बिल्कुल आराम से पता लगा सकते हो, दोनों की स्लोप देख लेना, दोनों की स्लोप सेम है तो पैरेलल है, नहीं तो नहीं है, हाँ और ना दोनों आंसर आ रहे हैं ना, प्रॉब्लम इज डिसाइडेबल, एंड सो ऑन। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। जिस भी प्रॉब्लम के लिए आप कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम बना सकते हो और वो हाँ और ना दोनों आंसर दे रहा है, हमारी बात वहीं खत्म। एल्गोरिथम लिख दिया बस, एल्गोरिथम सब्जेक्ट में आप पढ़ा कितना कुछ तो पढ़ते हो, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम पढ़ते हो, डिसाइडेबल है ना, बहुत जो भी कुछ एल्गोरिथम में आपने पढ़ा है सबको सब डिसाइडेबल में कॉपी पेस्ट कर देना, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ निकालना, है ना, और क्या क्या कुछ नहीं पढ़ा आप लोगों ने, है ना, सॉर्टिंग करना, सर्चिंग करना, सब कुछ डिसाइडेबल है। जो कुछ आपने एल्गोरिथम में पढ़ा है सब कुछ डिसाइडेबल में कॉपी पेस्ट कर देना। हफमैन कोडिंग पढ़ा है, पता नहीं क्या क्या पढ़ा है आपने, है ना, बहुत कुछ पढ़ा है ना, स्टैक पढ़ा, क्यू पढ़ा, है ना, स्टैक में कुछ पुश करना, पॉप करना, क्यू में डालना, एन क्यू करना, डी क्यू करना, हर एक चीज तो पता है, एल्गोरिदम है ना हर चीज का, तो बस वो सभी प्रॉब्लम डिसाइडेबल है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने बहुत कुछ बोल दिया, बहुत डीप में बोल दिया है, मैंने बहुत गहरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी। जिस भी प्रॉब्लम के लिए आप कंप्यूटर में एल्गोरिदम आप प्रोग्राम बना सकते हो, प्रोग्राम हाँ और ना दोनों आंसर करता है, वही बात खत्म होगी, दैट इज डिसाइडेबल, ठीक है। बस इतनी बात आपके लिए बहुत है। सेमी डिसाइडेबल और अनडिसाइडेबल में अभी मैंने आपको बताया डिफरेंशिएट मैं नहीं करूंगा, राइस थ्योरम में करूंगा, यहां करूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अभी के लिए बस इतना बात करना जिसके लिए प्रोग्राम हम नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है, या बना भी पा रहे तो फिर हाँ आता है लेकिन ना में हम लोग शायद कहीं अटक जाते हैं, तब हम क्या कह देते हैं भाई, ये अनडिसाइडेबल हो जाएगी वो प्रॉब्लम, ठीक है। अभी एग्जांपल दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। डिसाइडेबल के तो मैंने बहुत एग्जांपल आपको दे दिए, डिसाइडेबल के तो दुनिया भर के एग्जांपल है, जो भी एल्गोरिथम में पढ़कर सारा कॉपी पेस्ट मार देना यहाँ पे, बस दैट्स इट, ठीक है। और सेमी डिसाइडेबल अनडिसाइडेबल के अभी आपके सामने आएंगे आंसर्स आएंगे, मतलब एग्जांपल्स आएंगे, और इन दोनों को बार बार समझा रहा हूं, मैं एक ही चीज मान के चल रहा हूं। तो अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम के अभी एग्जांपल्स आपके पास बहुत सारे आएंगे। एक रफ बात करो, सिंपल बात करूं तो क्या आप कोई ऐसा प्रोग्राम बना सकते हो कंप्यूटर के अंदर जो जो कि बताएगा कि या लिस्ट ऑल द मीनिंगफुल सेंटेंसेस इन इंग्लिश, जो कि सारे के सारे मीनिंगफुल सेंटेंसेस इन इंग्लिश को लिस्ट डाउन कर दिया, मीनिंगफुल ही नहीं पता हमारे को क्या है, तो मैं ऐसा प्रोग्राम नहीं बना सकता, तो दिस प्रॉब्लम इज अनडिसाइडेबल, रफली मैंने बोल दिया आपके सामने, ठीक है। अभी वो डिटेल में जाऊंगा तो समझ में आएगा, टीओसी की भाषा में मैं सारी कहानी करूंगा तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा।
ठीक है जी। चलो अब आता हूं मैं फटाफट पीछे और सारा आपके सामने पढ़ देता हूं। जो मैंने यहाँ बोला है आपको लग रहा हो कि रफ रफ बात करिए, लिखा मैंने गंदा है क्योंकि मैंने फेयर काम किया हुआ है। मैं दिखाता हूं आपको फटाफट। देखो डिसीजन प्रॉब्लम, फटाफट पढ़ो। डिसीजन प्रॉब्लम तीन टाइप के, डिसाइडेबल, सेमी डिसाइडेबल, अनडिसाइडेबल। डिसाइडेबल मतलब लैंग्वेज कॉरस्पॉन्डिंग टू प्रॉब्लम इज REC, सेमी डिसाइडेबल RE बट नॉट REC, अनडिसाइडेबल मतलब नॉन RE। तो देयर इज जस्ट एल्गो व्हिच ऑलवेज से यस और नो, ठीक है। मतलब कोई एल्गोरिथम है जो कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। मतलब सॉल्व क्या करता है, डिसीजन प्रॉब्लम है तो हाँ और ना आंसर देता है। तो कोई भी इंस्टेंस आप देते हो प्रॉब्लम का, कोई भी इंस्टेंस देते हो, चाहे यस है चाहे नो है ना, तो ये हाँ और ना दोनों आंसर करता है। मतलब अगर यस इंस्टेंस होगा तो हाँ आंसर करेगा, नो इंस्टेंस होगा प्रॉब्लम होगा तो नो आंसर करेगा, दोनों बात करता है, टेंशन नहीं लेता है। मतलब हर चीज आंसर करता है, आपको यस या नो दोनों आंसर आते हैं। तो यही मतलब होगा प्रोसीजर विच ऑलवेज से यस, मतलब यस इंस्टेंस आप दोगे प्रॉब्लम का तो ये यस करेगा, लेकिन अगर आपने नो इंस्टेंस दे दिया प्रॉब्लम का तो फिर ये नो कई बार कर भी देता है और कई बार हॉल्ट ही नहीं करता, मतलब कई बार अटक जाता है। ठीक है, तो ये मैंने लिखा हुआ है कि देयर इज दिस प्रोसीजर विच ऑलवेज से यस बट इन केस ऑफ नो इट मे नॉट हॉल्ट। ठीक है जी। अनडिसाइडेबल, नो प्रोसीजर विच कैन से यस, कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है जो कि हाँ आंसर कर सके। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। एल्गोरिथम प्रोसीजर क्या होता है, ये सब चीजें मैंने आपको आरई और नॉन आरई और आरईसी लैंग्वेज जब पढ़ाई थी चैप्टर 1 में, वहां वीडियो देखना, मैंने वो सारे एक्सप्लेन कर रखा है आप लोगों को। ठीक है जी। और एग्जांपल मैंने लिख दिए कि इज द गिवन नंबर परफेक्ट, इज द गिवन नंबर अ प्राइम एंड सो ऑन, वो सब जो भी प्रोग्राम हम बना सकते हैं। देखो मैंने लिखा भी है, प्रॉब्लम्स फॉर व्हिच यू कैन मेक प्रोग्राम इन कंप्यूटर एंड गेट आंसर यस और नो आर डिसाइडेबल, बस खत्म कहानी। ठीक है, चलिए ठीक है जी। तो एल्गोरिथम में जो कुछ पढ़ा गया सब का सब डिसाइडेबल है। सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, जो भी कुछ आपने पढ़ा है ना, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, सब डिसाइडेबल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है जी, ओके चलो ठीक है। अच्छा अब मैंने ये भी लिख दिया कि इन दिस लेक्चर वी विल कंसीडर सेमी डिसाइडेबल एंड अनडिसाइडेबल एज अनडिसाइडेबल ओनली। सेमी डिसाइडेबल और अनडिसाइडेबल को डिसाइडेबल ही मान के चलेंगे। प्रॉपर्ली इनके बीच में डिफरेंशिएशन में राइज थ्योरम में पढ़ाऊंगा, अभी नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है जी। अब देखो लास्ट में मैंने ये भी लिख दिया, प्रॉब्लम इज डिसाइडेबल इफ एंड ओनली इफ एल इज आरसी, दैट मींस देयर इज हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्टिंग एल। ठीक है, तो रिकर्सिव होगी, रिकर्सिव मतलब हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन होगी, मतलब एल्गोरिथम होगा, एक ही, सब बात एक ही है। ठीक है, तो मतलब मैं इक्विवेलेंट करके लिख देता हूं, देयर इज एल्गोरिथम, देयर एग्जिस्ट एल्गोरिथम। अच्छा जी, प्रॉब्लम इज अनडिसाइडेबल मतलब लैंग्वेज इज नॉट रिकर्सिव, बस इतनी बात करना। इफ एंड ओनली वाली बात है ना, डबल एरर हो तो प्लीज दोबारा से पढ़ देता हूं। प्रॉब्लम इज डिसाइडेबल इफ एंड ओनली एल इज रिकर्सिव, मतलब हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन एग्जिस्ट करेगी, मतलब एल्गोरिथम एग्जिस्ट कर रहा है, सब बात बराबर है। अच्छा, प्रॉब्लम इज अनडिसाइडेबल, लैंग्वेज इज नॉट रिकर्सिव, मतलब कोई हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन नहीं है मेरे पास, कोई हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन नहीं है, तो इसका मतलब सोच सकते हो कि शायद ट्यूरिंग मशीन हो या शायद ट्यूरिंग मशीन भी ना हो, उससे हमारे को मतलब नहीं है। बस मैं इतनी बात करूंगा, हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन नहीं है बस मेरे पास, मतलब एल्गोरिथम नहीं है, बस सिंपल बात इतनी करो। ठीक है, मतलब नॉट देयर इज एल्गोरिथम, एल्गोरिथम नहीं है मेरे पास कोई भी। आई थिंक समझ गए आप लोग मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक एक प्रॉब्लम को पकड़ता हूँ और आपको समझाता हूँ क्या हो रहा है उसमें और क्या नहीं हो रहा। ठीक है, चलो ठीक है, नोट डाउन कर लेना भाई इसको ना, तो मैं टाइम दे देता हूँ आपको। ऐसा करो, मैं ऊपर से शुरू करता हूँ, आप फटाफट से नोट डाउन करते जाओ। लो भाई यहाँ तक नोट डाउन करो, यहाँ तक कर लिया, चलो उससे आगे रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड प्रॉब्लम, हाँ जी यहाँ तक करो नोट डाउन, कर लिया। चलो अब यहाँ से शुरू हो जाओ, यहाँ तक करो, हो गया। चलो अब ये कर लो, कर लिया नोट डाउन। चलो अब मैं आपको कुछ अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स के एग्जांपल दिखाऊंगा, है ना, मेंबरशिप प्रॉब्लम एंड सो ऑन। बट वही बात है, मेरे को भी लग रहा है कि मैंने आज के लेक्चर में आपको बहुत कुछ पढ़ा दिया। ठीक है, तो इस चीज को आप सब पहले जो भी मैंने कंसेप्ट पढ़ाया उनको अच्छे से डाइजेस्ट करो, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आकर के मैं आप लोगों के साथ कुछ अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स के एग्जांपल दूंगा। ठीक है, तो ठीक है, तो मैं आपको वैसे बता देता हूँ एक्चुअली आज के लेक्चर में मैंने आपको 8th टॉपिक तो बता ही दिया सिलेबस के अकॉर्डिंग, 9th टॉपिक भी साथ साथ मैंने बता दिया। 9th टॉपिक था सिलेबस के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, है ना, तो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम मैंने आपको यही बता दी, दो टाइप की, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, डिसीजन प्रॉब्लम, और डिसीजन प्रॉब्लम के टाइप्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो डिसीजन प्रॉब्लम के टाइप्स डिसाइडेबल, सेमी डिसाइडेबल, अनडिसाइडेबल, और डिसाइडेबल प्रॉब्लम्स के कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको लिख के दिखा रखे हैं। और एक बात ये भी याद रखना, कई बार डिसाइडेबल लैंग्वेज वर्ड यूज कर देते हैं पेपर में, तो डिसाइडेबल लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए सिंपल आरईसी लैंग्वेज। ठीक है, तो अगर आरईसी लैंग्वेज है तो हम उसको डिसाइडेबल लैंग्वेज कह देंगे। ठीक है, समझ पा रहे हो, तो वही बात है, प्रॉब्लम बोलो लैंग्वेज बोलो लगभग लगभग एक जैसी बात है, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम के कॉरस्पॉन्डिंग एक लैंग्वेज है हमारे पास, है ना। तो डिसाइडेबल प्रॉब्लम बोलो, मैं आपकी बात मानता हूं, और अगर आप डिसाइडेबल लैंग्वेज बोलोगे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो डायरेक्टली पेपर में अगर वर्ड डिसाइडेबल लैंग्वेज आया तो आप समझ लेना वो रिकर्सिव लैंग्वेज की बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो रिकर्सिव लैंग्वेज मतलब टिल रिकर्सिव एवरीथिंग इज डिसाइडेबल, तो मतलब वो रेगुलर की भी बात कर सकते हैं, है ना, सीएफएल सीएसएल कुछ भी बात कर सकते हो। रिकर्सिव तो आपको पता है एवरी रेगुलर इज रिकर्सिव, एवरी सीएफएल इज रिकर्सिव, एवरी सीएसएल इज रिकर्सिव एंड सो ऑन। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। तो प्लीज ये ध्यान रखना भाई, डिसाइडेबल लैंग्वेज मतलब रिकर्सिव लैंग्वेज। ठीक है, ये वर्ड यूज कर देंगे गेट एग्जाम में, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। डिसाइडेबल लैंग्वेज वर्ड यूज किया तो इसका मतलब क्या होगा भाई, इसका मतलब होगा आरईसी लैंग्वेज। तो आरईसी लैंग्वेज कहने का मतलब अपने आप समझ जाना भाई, इम्प्लिसिट मीनिंग है सारा कुछ, रेगुलर सीएफएल सीएसएल सब इसी के अंदर आ गए।
अच्छा, और अगर वर्ड यूज कर दिया गया अनडिसाइडेबल लैंग्वेज, अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम तो पता लग रही है आपको, है ना? प्रॉब्लम इज अनडिसाइडेबल व्हेन कॉरस्पॉन्डिंग लैंग्वेज टू द प्रॉब्लम इज आरई और नॉन आरई, मतलब अच्छी बात बोलेंगे तो आरई बट नॉट आरईसी, या फिर नॉन आरई, है ना? तो अब अनडिसाइडेबल लैंग्वेज वर्ड आ गया तो भी आप ये समझ जाना, अनडिसाइडेबल लैंग्वेज का मतलब क्या होगा? लैंग्वेज इज व्हाट आरई। अब प्रॉपर आरई सिंपल, अगर ऐसी आरई बोल के भागे तो फिर वही बात है, आरईसी सब कुछ बीच में आ जाएगा, वो काम नहीं करना, तो ढंग से बोलना है आरई बट नॉट आरईसी, आरई बट नॉट आरईसी, या फिर नॉन आरई। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना भाई, अनडिसाइडेबल लैंग्वेज वर्ड आ गया एग्जाम में तो आपको क्या मान के चलना है? आरई बट नॉट आरईसी या फिर नॉन आरई की कहानी वो पूछ रहे हैं आपसे। और डिसाइडेबल लैंग्वेज की बात पूछ ली गई तो इसका मतलब आपसे वो आरईसी लैंग्वेज की कहानी पूछ रहे हैं, तो आरईसी लैंग्वेज मतलब समझ आना अपने आप से, रेगुलर सब कुछ बीच में आ गया। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। टर्मिनोलॉजी है भाई, टर्मिनोलॉजी आपको ढंग से समझ में आनी चाहिए, इसमें किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट है उनको ढंग से पकड़ो। ठीक है, अच्छा तो अब एक बात जरा मुझे ये समझाओ, तो डिसाइडेबल लैंग्वेज अगर मैं बात बोल सकता तो लैंग्वेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स दैट इज डिसाइडेबल लैंग्वेज, मैं ऐसे बोल के भाग सकता हूं। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ ऑल परफेक्ट नंबर्स दैट इज डिसाइडेबल लैंग्वेज, ऐसे क्या करके मैं भाग सकता हूं। ठीक है, प्लीज ये बात ध्यान रखना। वैसे आपको पता भी है a पावर p, याद है कि नहीं? देखो मैं आपको समझाया कर देता, l इज इक्वल टू a पावर p सच दैट p इज प्राइम, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसको हम क्या बोलते थे? ये लैंग्वेज क्या होती थी? सीएसएल होती थी। सीएसएल है तो पक्की बात रिकर्सिव है, तो वही बात खत्म होगी। ठीक है, तो रिकर्सिव है तो अपने आप से हम क्या बोलेंगे? डिसाइडेबल लैंग्वेज, वही बात खत्म। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, और डिसाइडेबल में मैंने वैसे ये भी एग्जांपल दे दिया आपको कि सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एंड सो ऑन, तो वो एक किस्म से ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। बट वही बात है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम बोलो, डिसीजन प्रॉब्लम, और हर एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के कॉरस्पॉन्डिंग डिसीजन प्रॉब्लम है, डिसीजन प्रॉब्लम के कॉरस्पॉन्डिंग ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, तो दोनों एक जैसी बातें हैं, तो आप कैसे भी बोल सकते हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमारी मेन कंसंट्रेशन डिसीजन प्रॉब्लम पे रहेगी। तो यस या नो जिसका आंसर होगा, हमारा मेन कंसंट्रेशन उसी पे रहेगा, टीयूसी के अंदर। बट रफली मैंने कुछ कुछ एग्जांपल्स आपको दे दिए डिसाइडेबल प्रॉब्लम्स के। ठीक है, तो मतलब वही बात है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, है ना? तो वो अगर मैंने बोला है कि सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, तो वो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई डिसीजन प्रॉब्लम भी होगी, तो हम उसकी बात करने की कोशिश करें, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप ऐसे समझ लो। ठीक है, चलो ठीक है जी, ओके। अच्छा, और सेमी डिसाइडेबल और अनडिसाइडेबल लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं, है ना, तो वही बात है, अब मैं अभी मैं बार बार आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, सेमी डिसाइडेबल या अनडिसाइडेबल एक ही बात मान के चलो, सेमी डिसाइडेबल या अनडिसाइडेबल एक ही बात है। राइस थ्योरम में मैं इन सबको डिफरेंशिएट करूंगा एंड सो ऑन। अभी सिंपल बात करो अनडिसाइडेबल लैंग्वेज, है ना, तो अनडिसाइडेबल लैंग्वेज की कहानी मैं आपके साथ कर चुका हूं, और इसके एग्जांपल्स मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में दिखा चुका हूं, आपको याद आ रहा होगा, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैंने आपको 4 लैंग्वेजेस दिखाई थी भाई, एलयू, एलयू बार, एलडी और एलडी बार। तो एलडी और एलयू बार ये दोनों की दोनों नॉन आरई लैंग्वेजेस आई थी, और एलयू और एलडी, सॉरी, एलडी और एलयू बार नॉन आरई लैंग्वेजेस आई थी, और एलयू और एलडी बार, एलयू और एलडी बार ये आई थी हमारी आरई बट नॉट आरईसी, आरई बट नॉट आरईसी। ठीक है, याद आ रहा है? तो ये 4 एग्जांपल्स मैं आपको अनडिसाइडेबल लैंग्वेजेस के ऑलरेडी दिखा चुका हूं, प्लीज इस बात को समझो आराम से। अनडिसाइडेबल लैंग्वेजेस के 4 एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं। अच्छा, अब अनडिसाइडेबल लैंग्वेज की तो एग्जांपल दिखा दी, बट अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम के एग्जांपल्स दिखाने हैं, तो अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम के एग्जांपल्स मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप कराऊंगा, उसमें कुछ कुछ बातें आएंगी, मेंबरशिप प्रॉब्लम, है ना, एम्प्टीनेस प्रॉब्लम, फाइनाइटनेस प्रॉब्लम एंड जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखो, जैसे ये है जी मेंबरशिप प्रॉब्लम, है ना, तो सीधा सीधा पूछेगा मेंबरशिप प्रॉब्लम फॉर रेगुलर लैंग्वेजेस डिसाइडेबल और अनडिसाइडेबल, मेंबरशिप प्रॉब्लम ऑफ आरई लैंग्वेजेस इज डिसाइडेबल और अनडिसाइडेबल एंड सो ऑन। ऐसे ही, और मैं टेबल भी बनाऊंगा आपको एंड में, उससे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। एम्प्टीनेस प्रॉब्लम ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस डिसाइडेबल और नॉट, एम्प्टीनेस प्रॉब्लम ऑफ आरईसी लैंग्वेजेस डिसाइडेबल और नॉट एंड सो ऑन। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना सबको? एम्प्टीनेस प्रॉब्लम हो गया, फिर कंप्लीटनेस प्रॉब्लम होगी एंड सो ऑन, तो टोटल ऐसे 10 प्रॉब्लम है, मैं अभी सारी कहां से दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो टोटल 10 के अराउंड प्रॉब्लम्स है, तो 10 प्रॉब्लम्स मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप कराऊंगा आपको, तो समझ लेना भाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गेट एग्जाम में बहुत बार घुमा घुमा करके उसके क्वेश्चंस आते हैं, जितने टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपको धीरे धीरे नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर अप कराता चला जाऊंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा एम होगा ये जो 10 प्रॉब्लम्स है हमको पूरी डिटेल में स्टडी करना, है ना, और फाइनली एक टेबल में आपको बना करके दे दूंगा, जिसमें मैं आपको बता दूंगा भाई कौन सी प्रॉब्लम किसके लिए डिसाइडेबल है, किसके लिए अनडिसाइडेबल है एंड सो ऑन, रेगुलर के लिए कौन सी प्रॉब्लम डिसाइडेबल है, रेगुलर के लिए कौन सी अनडिसाइडेबल है एंड सो ऑन। वैसे रेगुलर के तो सारी डिसाइडेबल आती हैं, खैर सारी बातें मैं बाद में करूंगा, अभी ज्यादा मैं आपको दिक्कत में नहीं डालता, मैंने सिर्फ आपको एम एक मतलब यू कैन से एक पिक्चर क्लियर कर दिया, रफ पिक्चर की हमारे को नेक्स्ट आगे आने वाले लेक्चर्स में क्या क्या करना है। ठीक है, हाँ, और उसके बाद ये सब खत्म करने के बाद फिर मैं ट्यूरिंग मशीन्स की प्रॉब्लम्स कराऊंगा आपको, 6 ट्यूरिंग मशीन की प्रॉब्लम्स है, और उसके बाद राइस थ्योरम कराऊंगा, और उसके बाद हमारा डिसाइडेबिलिटी का टॉपिक एकदम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हमारी कंसंट्रेशन अभी प्रॉब्लम्स के ऊपर रहेगी, अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स
के ऊपर मेरी कंसंट्रेशन रहेगी नेक्स्ट क्लास में। तो अनडिसाइडेबल लैंग्वेज के एग्जांपल मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में दिखा रखे हैं, एलयू, एलयू बार, एलडी, एलडी बार। और डिसाइडेबल लैंग्वेज के एग्जांपल आपके पास दुनिया भर के मैंने अभी आपको दिखा दिए है ना, ए पार, बी, पी, प्राइम एंड सो ऑन, ठीक है। और डिसाइडेबल प्रॉब्लम्स के एग्जांपल मैंने आपको वो भी दिखा दिए हैं। तो आई थिंक सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है, कहीं कोई मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट और बचना नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में जैसे ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में आते ही मैं फटाफट से आपके साथ ये सारी कहानी करूंगा, ठीक है। प्रॉब्लम्स दिखाऊंगा आपको कुछ जो कि अनडिसाइडेबल्स होगी, ठीक है। ठीक है, चलो ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो मैं एक बार यहीं कर देता हूँ, आपको जो कुछ छूट गया होगा वो नोट डाउन कर लेना आप लोग, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय।